हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जियोग्राफी ऑफ इंडिया जो पेपर 2 है जियोग्राफी का, उसका हम लोग लास्ट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। दोस्तों, आज के बाद हमारा पेपर 2 कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें से जो भी कुछ यदि आपके अकॉर्डिंग टॉपिक यदि छूट गए होंगे तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा टॉपिक छूट गया है। उसको हम लोग बाद में कवर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से आज का वीडियो हमारा लास्ट वीडियो है जियोग्राफी ऑफ इंडिया का। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो ग्लोबलाइजेशन का जो इफ़ेक्ट है इंडियन इकोनॉमी का, या ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी दोनों कैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसको हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे न्यूज़पेपर, यदि आप पढ़ते होंगे तो यूएसए में कोई भी इवेंट होता है, जैसे मान लो रेपो रेट चेंज हो गया या कुछ भी वहाँ पे इवेंट हुए, तो उसका यहाँ पे इंडिया में जो सेंसेस है, शेयर मार्केट है, उस पर आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा होगा। वेस्ट एशिया में इनस्टेबिलिटी होती है, तब पर भी सेंसेक्स हमारा अप डाउन होने लगता है। चाइना में कोई इवेंट होती है या अदर यूरोप में इवेंट होती है, यानी ग्लोबल में कहीं पार्ट में कुछ भी इवेंट हुए, कुछ भी ऐसा न्यूज आया जो मार्केट को वहाँ पे इफेक्ट करता हो, या वहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो, हमारा इंडियन मार्केट यानी शेयर मार्केट आप देखोगे तो यहाँ पे अप डाउन होने लगता है। इसका मतलब यह है कि इंडियन की जो इकोनॉमी है वो ग्लोबल से इंटीग्रेट हो गई है। ग्लोबल में कहीं भी कुछ भी इवेंट होता है तो इंडिया के मार्केट पे, इंडियन इकोनॉमी पे, सब पे इफेक्ट होगा। जैसे दोस्तों, एनर्जी क्राइसिस में हम लोग देखे थे, तो एनर्जी क्राइसिस वेस्ट एशिया में हमारी इनस्टेबिलिटी आई थी। जब इराक हमारा इन्वेट किया था कुवैत में, तब हमारी एनर्जी क्राइसिस आई थी। उस समय इंडिया में एनर्जी की जो डिमांड थी, एनर्जी का जो प्राइस था वो हमारा बढ़ गया था। तो आप बोल सकते हो कि ग्लोबल में हमारी कोई भी इवेंट होती है, चाहे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, या वहाँ की रेपो रेट चेंज हो रहा हो, या वहाँ पे अलग ही कोई न्यूज हो, या कंपनी दिवालिया निकल रही हो, यदि कोई भी इवेंट होता है तो इंडियन इकोनॉमी उसका यहाँ पे उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल आप बोल सकते हो ग्लोबलाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी ग्लोबलाइज हो चुकी है, या इंडियन इकोनॉमी हमारी इंटीग्रेट हो गई है ग्लोबल इकोनॉमी से, उन सब का यहाँ पे रिजल्ट है। लेकिन दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन होती क्या है? तो ग्लोबलाइजेशन को आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो इकोनॉमिक टर्म्स में। यानी वैसे तो ग्लोबलाइजेशन में आप देखोगे तो बहुत सारे डायमेंशन को कवर किया जाता है। जैसे यहाँ पे कल्चरल का ग्लोबलाइजेशन हो जाना, पॉलिटिकल का ग्लोबलाइजेशन हो जाना, सोशल इकोनॉमिक का ग्लोबलाइजेशन हो जाना, तो ये सब चीज़ें इंटर करेक्शन हो जाना ग्लोबल से, उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। लेकिन इकोनॉमिक्स टर्म्स की बात करोगे, जैसा कि सिलेबस में मेंशन है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन दोनों मेंशन है, तो यहाँ पे डिफाइन आप कर सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन कैन बी डिफाइन एज ए इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज, ठीक है, कंट्रीज थ्रू यहाँ पे फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेड बाय एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज। तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि हमारी जो फॉरेन ट्रेड है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो हमारा इंटीग्रेट हो गया है अदर कंट्रीज से, ठीक है। अदर कंट्रीज आप ग्लोब, जैसे यूएसए हो गया, यूरोप की कंट्री, चाइनीज़ की कंपनी, साउथ ईस्ट एशियन की कंपनी, सबसे यहाँ पे इंटीग्रेट हो गया। वहाँ से हमारी फॉरेन ट्रेड हो रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, ट्रेड भी हो रही है। यदि वहाँ पे कुछ भी इफेक्ट होता है तो हमारी इंडियन मार्केट की कंपनी भी अफेक्टेड होंगी, इंडियन कंज्यूमर भी अफेक्टेड होगा। तो ये सब चीज़ें इंटीग्रेट हो जाना ही हमारी ग्लोबलाइजेशन कहलाती है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन भी हो जाती है और मार्केट भी हमारे इंटीग्रेट हो जाता है। यदि यूएसए में किसी चीज़ की प्राइस यदि बढ़ जाती है, तो इंडिया में यदि उस प्रोडक्ट यूएसए से आ रही है तो उसका भी प्राइस यहाँ पे बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट का भी इंटीग्रेशन हो रहा है ग्लोबलाइजेशन में, और प्रोडक्शन का भी इंटीग्रेशन हो रहा है। जिससे प्रोडक्शन में दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो इंडिया की जो भी मोबाइल यहाँ पे आप देखोगे, मोबाइल यहाँ पे असेंबल होता है, उसके मेजर जो पार्ट हैं वो चाइना में प्रोड्यूस होते हैं, छोटे छोटे पार्ट चाइना में प्रोड्यूस होते हैं, और उस छोटे छोटे पार्ट को यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है और यहाँ पे असेंबल किया जाता है।
तो आप देख सकते हो प्रोडक्शन यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेटेड है। हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट यूरोप से परचेज करते हैं, चाइना से परचेज करते हैं और उसका यहाँ पे असेंबल करते हैं और कुछ लोकल से भी यहाँ पे बनाते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल्स की बात करोगे तो ऑटोमोबाइल्स यानी कि व्हीकल्स की बात करोगे तो व्हीकल्स में स्टील जो होता है, जरूरी नहीं है कि इंडियन मार्केट में यदि स्टील बहुत ही ज़्यादा रेट पे मिल रही है या उतनी अच्छी क्वालिटी का स्टील नहीं है, तो स्टील जो ऑटोमोबाइल्स हैं स्टील चाइना से इंपोर्ट कर लेते हैं सस्ते दामों पे, या क्वालिटी अच्छी है या क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है तो मान लो अच्छी क्वालिटी वाले जर्मनी से परचेज कर लेते हैं, साउथ कोरिया से परचेज कर लेते हैं। ये सब चीज़ें होती है कि यहाँ पे प्रोडक्शन भी इंटीग्रेट हो गया है और यहाँ पे मार्केट भी इंटीग्रेट हो गया है। इन सब इंटीग्रेशन को भी हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। और इन सब इंटीग्रेशन में हमारी फॉरेन ट्रेड और फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है या मल्टीनेशनल जो कंपनीज है, ये सब इंटीग्रेशन करने में हेल्प करते हैं, ग्लोबलाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को यहाँ पे फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट होना, क्योंकि मान लो हमारी जैसे यूएसए और इंडिया की बात करते हैं तो यूएसए और इंडिया के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और यदि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की जो इफ़िशियंसी है उसमें हमारी इम्प्रूवमेंट नहीं आएंगी, यानी फास्ट हमारी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, तो यहाँ पे जो यूएसए से गुड्स को इंडिया में लाना हमारा बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या हुआ कि रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हुई, हमारी ट्रांसपोर्ट को हम फास्ट बना दिए और उसको रिलायबल बनाएं, कम्युनिकेशन को भी फास्ट बनाएं, इंटरनेट हमारा आ गया। इसकी वजह से हमारी जो डिलीवरी है गुड्स एंड सर्विसेज का वो लो कॉस्ट में होने लगा। इसकी वजह से हमारी जो अदर कंट्रीज़ की इकोनॉमी है वो इंटीग्रेट होने लगी। तो हमारी सबसे मेजर यहाँ पे टेक्नोलॉजी का रोल है इंटीग्रेशन के लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए। उसके बाद दूसरा जो नंबर आप बोल सकते हो लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। जैसे कि ट्रेड बैरियर को हटाना, इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म लाया था 1991 के बाद। इसके बाद देखोगे इंडियन की इकोनॉमी यहाँ पे ग्लोबलाइज हो गई और बहुत सारे यहाँ पे कंपनीज जो थे फॉरेन कंपनी इंडिया में आके यहाँ पे इन्वेस्ट करने लगे। तो हमारी लिबरलाइजेशन दूसरा स्टेप होता है ग्लोबलाइजेशन करने का। तीसरी यहाँ पे देख सकते हो कि जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने प्रेशराइज किया कि जनरली WTO आप बोल सकते हो डेवलप्ड कंट्री द्वारा इनिशिएट किया गया था, और डेवलपिंग कंट्री या अनडेवलप्ड कंट्री को यहाँ पे प्रेशराइज किया जाता था कि अपने इकोनॉमी को आप ओपन करो और यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन को होने दो या दूसरे कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है उससे इंटीग्रेट होने दो। तो इन तीन चीज़ों की वजह से आप बोल सकते हो ग्लोबलाइजेशन हो गया है। और मेजर इंडिया में भी आप देखोगे इंडियन इकोनॉमी हमारी ग्लोबलाइज हो चुकी है, ग्लोबल कंट्रीज से हमारी इंटीग्रेट हो चुकी है। तो ये हमारा हो गया दोस्तों फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज करते हैं। अभी हम लोग डिस्कस किए ग्लोबलाइजेशन होती क्या है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन का क्या रोल रहा है, इम्पैक्ट्स क्या रहा है, इसके क्या प्रभाव रहे हैं। दोस्तों इंडियन इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन के दो मेजर कैटेगरी में हम इम्पैक्ट को डिवाइड कर सकते हैं। एक हम डिवाइड करेंगे पॉजिटिव आउटकम, दूसरा हम डिवाइड करेंगे नेगेटिव आउटकम। पॉजिटिव आउटकम की बात करें तो यहाँ पे आप बोल सकते हो फ्री फ्लो ऑफ मूवमेंट गुड्स एंड सर्विस का, या यहाँ पे पीपल का भी मूवमेंट हमारी होने लगी, फ्री फ्लो ऑफ मूवमेंट होने लगी। इसकी वजह से आप देखोगे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्री फ्लो ऑफ मूवमेंट होने से कंज्यूमर यहाँ पे बेनिफिट हुआ, यानी इंडियन की पब्लिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुई। आप अभी भी देख सकते हो कि यदि चाइनीज मोबाइल इंडिया में न आए तो यहाँ पे कंज्यूमर को कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपया ज़्यादा पे करना पड़ेगा सेम क्वालिटी की मोबाइल परचेज करने के लिए, इंडियन मार्केट में अवेल करने के लिए। तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन होने से क्या होता है, इंडियन जो कंज्यूमर होते हैं उनको सस्ते दामों पे अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दोनों ही मिलते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर हमारा बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, फ्री फ्लो ऑफ मूवमेंट। इसके अलावा हम देखोगे तो पीपल का मूवमेंट यहाँ पे होता है। तो पीपल अच्छी क्वालिटी को एजुकेशन अवेल करने के लिए अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो दूसरे कंट्री में जाके काम करने लगते हैं। तो ये भी हमारा एक ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है। तो कंज्यूमर हमारा ओवरऑल बेनिफिट होता है, कंपनीज भी बेनिफिट होती है। कंपनीज कैसे बेनिफिट होती है, कंपनीज आप देखोगे तो जो छोटी कंपनी यहाँ पे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है, या उनके पास टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं होती है कि प्रोड्यूस कर पाए। लेकिन ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, यहाँ पे FDI जब आती है, फॉरेन की कंपनी यहाँ पे
लोकल जो कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करती है, उसको टेक्नोलॉजी देती है, उसको पैसे देती है और यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर की तरह यहाँ पे काम करती है। इससे क्या होती है, लोकल कंपनी भी बेनिफिट होती है और यहाँ पे फॉरेन कंपनी से पैसे टेक्नोलॉजी आती है। इससे यहाँ पे प्रोडक्शन भी बढ़ता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, लोअर कॉस्ट पे प्रोडक्शन होने लगता है। तो यहाँ पे कंपनी भी बेनिफिट कर रही है, कंज्यूमर भी बेनिफिट कर रही है, फ्री फ्लो ऑफ मूवमेंट हो रही है जिससे कि चीप अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं और यहाँ पे पीपल का मूवमेंट भी अच्छे से हो रहा है यदि ग्लोबलाइजेशन हो रही है तो ये हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे इकोनॉमी के ओवरऑल आप देखोगे तो हमारे जब इंडिया की इकोनॉमी ग्लोबलाइज हुई थी यानी 1991 के बाद आप देखोगे तो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो एवरेज आप देखोगे 7% से ज़्यादा हमारी रही है जब एलपीजी रिफॉर्म लाए हैं। उससे पहले हमारी हिंदू ग्रोथ रेट में यानी बहुत ही कम ग्रोथ रेट में हमारी ग्रो कर रही थी जीडीपी, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है और यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ आया है। इसके अलावा हम देखोगे तो हमारी 1991 में हमारी जो बैलेंस ऑफ क्राइसिस हो गए थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो गए थे, लेकिन उसके बाद आप देखोगे तो हमारी फॉरेक्स जो रिजर्व है वो हमारे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़े हुए हैं। अभी आप देखोगे 400 बिलियन से भी ज़्यादा हमारी फॉरेक्स रिजर्व है इंडिया के पास। तो यहाँ पे पॉजिटिव आउटकम इतने सारे देखने को मिल रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियन इकोनॉमी पे। और यहाँ पे कंपनीज में आप देखोगे बहुत सारे जो इंडियन कंपनी है जैसे आईटी ही देख लो या डेटा एंट्री की कंपनी देख लो, यहाँ पे बहुत सारे अकाउंटिंग कंपनी देख लो, वो यहाँ पे एमएनसी हो चुकी है और उनका ऑपरेशन दूसरे कंट्रीज में होने लगा है। ठीक है, तो बहुत सारे कंपनीज इंडियन कंपनी थी उनको अपॉर्चुनिटी मिला दूसरे कंट्रीज में काम करने के लिए, वहाँ पे मार्केट मिला और वहाँ पे वो बढ़ने लगे। ठीक है, ये सारे यहाँ पे कंपनीज में बेनिफिट हो में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमारे दोस्तों पॉजिटिव आउटकम्स आ गए हैं ग्लोबलाइजेशन का। अब नेगेटिव साइड की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन में आप देखोगे रिच और पुअर की जो गैप है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। अब कैसे इंक्रीज हो गई, अब देखो ग्लोबलाइजेशन जब आई थी तो उस समय जो कंपनीज आए थे बाहर की कंपनी उसको स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, जो इंग्लिश बोलने वाला हो, स्किल्ड लेबर हो और जो जो एजुकेटेड हो उनकी ज़रूरत पड़ी। अब यहाँ पे इंडिया में जो पहले से रिच थे, रिच का मतलब है वो एजुकेटेड थे, स्किल्ड थे, ठीक है, पढ़े लिखे थे, इंग्लिश भी बोलते थे, तो उन सब चीज़ों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिला जब हमारी यहाँ पे ग्लोबलाइज हुआ या फॉरेन जब कंपनी आई यहाँ पे एफडीआई आई तो यहाँ पे पुअर को बेनिफिट नहीं मिला एक तरह से, क्योंकि पुअर जिनके पास लेबर है जिनको स्किल्ड नहीं है वो बेनिफिट नहीं मिल पाया और यहाँ पे जो रिच थे ऑलरेडी एजुकेटेड थे उनको यहाँ पे बेनिफिट मिल पाया, उनको अपॉर्चुनिटी मिला। तो यहाँ पे पुअर और ज़्यादा पुअर हो गए और रिच और ज़्यादा रिचर हो गए। तो इसकी वजह से गैप जो थी रिच और पुअर की यहाँ पे इंक्रीज हो गई और यहाँ पे इनइक्वलिटी इंडिया में और ज़्यादा पहले से ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गया। तो हमारी नेगेटिव साइड ऑफ ग्लोबलाइजेशन हो गई। इसके अलावा देखोगे तो जॉब की पहले जो टेन्योर होती थी, सिक्योरिटी होती थी, वो हमारी पहले ज़्यादा होती थी, ट्रेड यूनियन ज़्यादा ही यहाँ पे एक्टिव हुआ करते थे। लेकिन ग्लोबलाइजेशन आने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो जॉब सिक्योरिटी यहाँ पे उतनी ज़्यादा है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर पे ज़्यादा काम होने लगी हैं, जिसकी वजह से स्विचिंग ऑफ जॉब आप बोल सकते हो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया है और कोई भी कंपनी यहाँ पे किसी को भी ईजिली अब निकाल सकती है। ये सब चीज़ यहाँ पे उसके वजह से सोशल सिक्योरिटी का खतरा यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो जॉब सिक्योरिटी या जॉब टेन्योर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का यहाँ पे बढ़ जाना, ये सब चीज़ें ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट में देखने को मिल रहे हैं। अब देखो बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो शट डाउन हो गए क्योंकि कम्पीट नहीं कर पाए, कंपटीशन होने लगा और कंपटीशन में उनके लो क्वालिटी होने की वजह से या टेक्नोलॉजी बहुत एब्सोल्यूट होने के चलते यहाँ पे जो बहुत सारे कंपनी यहाँ पे शट डाउन हो गई। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में कंपटीशन ज़्यादा होने लगा, उसकी वजह से शट डाउन हो गई हैं बहुत सारी कंपनी। ये भी हमारे नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला। अब यहाँ पे दोस्तों अदर नेगेटिव इफेक्ट आप देख सकते हो, इंडियन इकोनॉमी अभी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ग्लोबल इकोनॉमी में, यानी ग्लोबल इवेंट यदि कुछ होते हैं नेगेटिव, वेस्ट एशिया में यदि क्राइसिस आते हैं तो यहाँ पे प्राइस जो है क्रूड ऑयल का वो बढ़ जाएंगे, इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट होगा। इसके अलावा यदि यूएसए में पॉलिटिकल या वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है ऐसा कुछ डिसीजन ले लेती है कभी कभी जो इंडियन इकोनॉमी के लिए हार्म हो सकती है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ज़्यादा डिपेंडेंट होने पे दूसरे इकोनॉमी में वहाँ पे कुछ इवेंट होते हैं तो इंडियन इकोनॉमी पे भी यहाँ पे फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। ये भी हमारी नेगेटिव साइड आप एक तरह से बोल सकते हो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन के चलते यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है ये बैडली इफेक्ट हुआ है, क्योंकि आप देखोगे तो आईटी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग में भी ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट आए हैं,
लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्लोबलाइजेशन के चलते इन्वेस्टमेंट नहीं आया है और यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ना होने के चलते हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर श्रिंकिंग होता जा रहा है। जीडीपी में इसका परसेंटेज जो है कम होता जा रहा है और यहाँ पे एग्रीकल्चर में आपको डिस्ट्रेस देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखने को मिल रही है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखने को मिल रही है। इसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर उतना डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है क्या है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट ना होना यहाँ पे डिस्ट्रेस एक तरह से पैदा कर रहा है, जो कि अगेन यहाँ पे रिच और पुअर की गैप को और ज़्यादा इंक्रीज कर दे रहा है। तो ये हमारी ग्लोबलाइजेशन की नेगेटिव इम्पैक्ट हो गए, स्पेशली इंडियन इकोनॉमी में। यहाँ पे हम लोग कल्चर की बात नहीं कर रहे हैं, कल्चर में भी आप देखोगे ग्लोबलाइजेशन के चलते यहाँ पे कल्चर में भी इफेक्ट हुआ है, सोसाइटी में भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, अब यहाँ पे न्यूक्लियस फैमिली होने लगी है और कल्चर भी ग्लोबलाइज हो गई है। ये सब चीज़ें यहाँ पे अदर जो इफेक्ट हैं वो भी हैं, बट यहाँ पे सिर्फ हम लोग इंडियन इकोनॉमी की बात किए हैं ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट में। तो ये हमारे हो गए दोस्तों ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी में, बस इतना ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। डिटेल में हम लोग यदि क्वेश्चन हम लोग जब प्रीवियस ईयर की जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में या स्पेसिफिक पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के बाद दोस्तों यहाँ पे जो पेपर 2 है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। यदि कोई भी टॉपिक छूट गया हो तो आप हमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उस टॉपिक को हम लोग बाद में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।